गालिब ने भी क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सच, ख्वाहिशें जिंदगी भर तड़पाती हैं। हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा जी की कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टोरी के बारे में। रेखा जी 90s की उन मशहूर एक्ट्रेस में आती है जिन्होंने हर जनरेशन के लोगों को अपनी आवाज, एक्टिंग और डांस से नवाजा है। रेखा जी की रियल लाइफ स्टोरी हो या रियल लाइफ स्टोरी, उन्होंने हमेशा सुर्खियां बटोरी है। रियल लाइफ में तो उन्हें लोगों से खूब प्यार मिला, लेकिन रियल लाइफ में शायद उनकी किस्मत को मंजूर नहीं था। तो रेखा जी की इस कहानी की शुरुआत होती है मद्रास से। मद्रास में 10 अक्टूबर 1954 को 2 साउथ एक्टर्स के घर एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम भानु रेखा गणेशन रखा जाता है, जिसे आज हम रेखा के नाम से जानते हैं। रेखा के पिता जैमिनी गणेशन और माता पुष्पावली उस वक्त शादीशुदा नहीं थे, मतलब उस वक्त रेखा जी के पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी। इस वजह से उन्हें काफी बार इनलेजिटिमेट चाइल्ड यानी कि नाजायज औलाद जैसा शब्द भी सुनने को मिलता था। रेखा जी की माँ के उनके पिता के साथ 2 बच्चे थे और कुछ और भी थे जो अलग अलग से हुए थे। रेखा जी के अनुसार वो बचपन में दुनिया की सबसे फैटेस्ट लड़की थी। रेखा बचपन में काली और ओबेस लड़की थी, जिस वजह से उन्हें स्कूल में काफी बुली भी किया जाता था। बचपन में रेखा जी और उनके फादर के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कुछ सालों तक तो रेखा जी को लगता था कि उनके फादर को उनके एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं है, लेकिन ये दूरियां खत्म हुई 1981 में, जब रेखा जी की माँ की डेथ हो गई। उसके बाद 2005 में रेखा जी के फादर भी चल बसे। रेखा जी ने जब पहली बार एक छोटा सा तेलुगु मूवी में रोल किया था, तब वो महज 1 साल की थी, जिस मूवी को 1958 में रिलीज भी किया गया था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। रेखा जी बचपन से ही एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, लेकिन उनके घर की आर्थिक तंगी की वजह से उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने को कहा। रेखा जी को दूसरी मूवी 1966 में मिली, जिसमें उनके साथ उनकी मां और बहन भी काम कर रहे थे। इसके बाद 13-14 साल की उम्र से ही रेखा ने बतौर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक हिट फिल्म की वजह से रेखा ने 9th क्लास में ही अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, जिसका उन्हें बाद में पछतावा भी हुआ। 1968 में जब एक बिजनेसमैन किसी न्यू कमर को ढूंढने मद्रास आए, तब उन्हें रेखा जी को टेस्ट में पास कर दिया और उस वक्त उनसे 4 मूवीज साइन कर ली। तो मुझसे पूछने लगे कि आपको हिंदी आती है, तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है, तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अनजाना सफर से रेखा जी की करियर की शुरुआत हुई और फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हुई। रेखा जी के शुरुआती बॉम्बे का सफर कुछ खास अच्छा नहीं था। उन्हें महज छोटी सी उम्र में अकेले एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो घूमना पड़ता था, लेकिन इसके बाद रेखा जी ने खूब काम किया और खुद को एक एक्ट्रेस के तौर पर एस्टेब्लिश किया। 1976 में आई मूवी 2 अनजान के सेट पर जब वो काम कर रही थी, तब हुई उनकी पहली लव स्टोरी की शुरुआत, जहां पर वो पहली बार अमिताभ बच्चन से मिली थी। 2 अनजाने रेखा जी और अमिताभ बच्चन की पहली मूवी थी और कहा जाता है कि इन दोनों के प्यार की शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, ये सिर्फ लोगों का कहना था। इसके बाद रेखा जी और अमिताभ बच्चन सर की हर साल साथ में 1 या 2 मूवी कंटिन्यूसली आती रही और इसके साथ साथ इन दोनों के आधे अधूरे रिश्ते के सच को अमिताभ बच्चन सर की एक हरकत ने यकीन में बदल दिया। 1977 में दोनों के साथ में 2 मूवीज आई और फिर दोनों ने 1978 में गंगा की सौगंध पर काम करना शुरू कर दिया और इसी मूवी के सेट पर किसी को एक्टर ने रेखा जी के साथ बदतमीजी की, जिसको देख बिग बी ने अपना आपा खो दिया। रेखा जी को लेकर अमिताभ सर की इस कंसर्न को मीडिया वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से छापा, जिसके बाद सभी ने रेखा जी और बच्चन सर के इस रिश्ते को मान लिया था और फिर न्यूज में ये खबरें आने लगी कि रेखा जी और बच्चन सर अपने सीक्रेट लव में सेट के अलावा पर्सनल टाइम भी स्पेंड करते हैं, जिसके लिए वो रेखा जी की एक फ्रेंड की बंगलों पर मिला करते थे, जहां रेखा जी और बच्चन सर अपने रिश्ते को और सेट पे हुई हरकतों को मना कर रहे थे। वहीं न्यूज में ये खबरें आने लगी कि रेखा जी और बच्चन सर ने चुपके से शादी कर ली है, लेकिन तब बच्चन सर की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो पहले से ही जय बच्चन के साथ शादीशुदा थे और फिर उसी टाइम ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी होती है,
जिसमें रेखा जी के लुक ने सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि रेखा जी अपनी क्लोज फ्रेंड नीतू कपूर की शादी में एक शादीशुदा लड़की की तरह आती है, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र, जिस वजह से रेखा जी मीडिया और लोगों की नजरों का सवाल बन जाती है। जब लोग रेखा जी को उनके इस लुक के एक्सप्लेनेशन के लिए देख रहे होते हैं, उसी वक्त रेखा जी चुपचाप जाकर सीधा बच्चन सर से कैजुअली बात करने लगती है। लेकिन वहाँ बच्चन सर के अलावा उनकी वाइफ जया बच्चन भी होती है। काफी देर तक जब रेखा जी वहाँ से नहीं गई, तब जया जी चुपचाप से नीचे करके रोने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त जया बच्चन चुपचाप रोते हुए वहाँ से चली गई थी। फिर बाद में रेखा जी से जब इस क्वेश्चन का जवाब मांगा गया, रेखा जी ने इस लुक की सफाई देते हुए कहा कि वो सीधा मूवी के सेट से आई है और वो सिंदूर वगैरह उतारना भूल गई थी। लेकिन ये पूरा इंसिडेंट किसी भी वाइफ को नीचा दिखाने के लिए काफी था और ऐसा ही जया बच्चन के साथ हुआ। लेकिन जया जी ने इन सब बातों को बहुत ही डिसेंट तरीके से हैंडल किया। एक दिन जया जी ने अमिताभ सर की एब्सेंस में रेखा जी को घर पर इनवाइट किया। दोनों ने मैच्योरली बातें की। जया जी ने उन्हें अपना घर दिखाया और दोनों ने साथ में खाना तक भी खाया। और उसी वक्त जया जी ने रेखा जी से ये भी बोला कि वो किसी भी हालत में बच्चन सर को छोड़कर उनसे दूर नहीं जाएगी। और उसी टाइम रेखा जी को ये रियलाइज हुआ कि वो किसी भी हालत में मिसेस बच्चन तो नहीं बन पाएगी। और उसी वक्त यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के करियर को बूस्ट करने के लिए उन्हें सिलसिला मूवी ऑफर की। सिलसिला मूवी की एक्ट्रेस की चॉइस पहले कुछ और थी, लेकिन यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से रेखा जी और जया जी को साथ कास्ट करने के लिए कहा और बच्चन सर को इस बात से कोई एतराज नहीं था। लेकिन शुरुआत में जया जी ने इस मूवी को करने से मना कर दिया था, लेकिन वो बाद में मान गई। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। और उनके मानने का रीजन था मूवी का क्लाइमैक्स, जो था पति अपनी अफेयर को छोड़कर वापस अपनी पत्नी के पास लौट जाता है। और इस वजह से रेखा जी और बच्चन सर के साथ में सिलसिला आखिरी मूवी थी और शायद दोनों की लव स्टोरी का एंड भी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इस मूवी के ही एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने दोनों के रिश्तों को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा कि मैं सिलसिला के टाइम पे काफी डरा हुआ रहता था, क्योंकि हम रियल लाइफ को ही रियल लाइफ में दिखा रहे हैं, क्योंकि जया उनकी वाइफ है और रेखा जी उनकी गर्लफ्रेंड, तो सिलसिला के वक्त कुछ भी हो सकता था। सिलसिला मूवी के बाद बच्चन सर से रेखा जी की बढ़ती हुई दूरियों को देखकर रेखा जी को ये तो अंदाजा हो गया था कि बच्चन सर ना तो कभी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और ना ही उनके लिए कभी उनकी फैमिली को छोड़ेंगे। Fall in love with him? Absolutely, duh. That's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman. बच्चन सर से रिश्ता बनाने से पहले 1973 में ये न्यूज़ भी आई थी कि रेखा जी विनोद मेहरा के साथ शादी करने वाली है। लेकिन जब विनोद मेहरा रेखा जी को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए ले गए थे, तब उनकी मॉम ने रेखा जी को बहुत भला बुरा सुनाया था और इन दोनों के रिश्ते को भी स्वीकारने से मना कर दिया था। रेखा जी ने मीडिया को विनोद मेहरा को अपना एक अच्छा दोस्त और वेल विशर के रूप में बताया था और इस बात को शादी के बाद विनोद मेहरा की वाइफ ने कंफर्म भी किया था कि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और फिर रेखा जी ने उनकी शादी भी अटेंड की थी। इन सब कंट्रोवर्सी और ड्रामा के बाद अब रेखा जी भी उनकी लाइफ में सेटल होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जान पहचान में ही जल्दबाजी में 1990 में एक दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के कुछ बाद का टाइम तो बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन टाइम के साथ साथ रेखा जी को महसूस होने लगा कि वो दोनों कितने अलग लोग हैं। इसके बाद जब वो दोनों लंदन घूमने गए, तब रेखा जी ने देखा कि मुकेश दिन में कितनी सारी टैबलेट्स लेते हैं और कुछ परेशान भी लगते हैं। लेकिन रेखा जी ने अपने रिश्ते को चलाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करना ही सही समझा। फिर एक दिन मुकेश अग्रवाल ने ही उदास मन से रेखा जी की आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरी लाइफ में भी कोई ए भी है। और जब जाकर रेखा जी को समझ आया कि मुकेश की लाइफ में भी शादी के पहले कोई मैरिड साइकेट्रिक लड़की थी जिनके 2 बच्चे भी थे, जिनका ख्याल मुकेश रखा करते थे। वो उनके साथ वेकेशंस पे भी जाया करते थे। लेकिन रेखा जी से शादी के पहले उन्होंने ये सब छोड़ दिया था। टाइम के साथ साथ रेखा जी को ये भी पता चला कि उनके हस्बैंड मुकेश अग्रवाल एक
क्रोनिक डिप्रेशन के पेशेंट है, जिसके बारे में उन्हें शादी के पहले कुछ भी पता नहीं था। इन सब के चलते मुकेश के बिजनेस में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी और बिजनेस भी बिगड़ने लगा। इसके बाद उनका बिहेवियर इतना चेंज हो गया था कि वो अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने की जगह रेखा जी के मूवीज के सेट पर जाकर बैठ जाया करते थे, उनके साथ पार्टीज जाते थे, अपनी मैरिड लाइफ को शो ऑफ करते थे। उनके इस बिहेवियर की वजह से रेखा जी ने उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। मुकेश का घर, उनकी फैमिली, रेखा जी ने सब छोड़ दिया। उन्होंने मुकेश के कॉल्स उठाने भी बंद कर दिए थे। अब सब कुछ खो चुके मुकेश अग्रवाल अपनी शादी के सिर्फ 7 महीने बाद ही 2 अक्टूबर 1990 में ही सुसाइड कर लेते हैं, जिसके नोट में उन्होंने लिखा था, डोंट ब्लेम एनीवन। कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा जी के दुपट्टे से ही फांसी लगाई थी। मुकेश की फैमिली और रेखा जी के कुछ को स्टार्स ने उन्हें इस बात के लिए बहुत ज्यादा ब्लेम भी किया था और कुछ लोगों ने तो उन्हें कोल्ड हार्टेड भी बोल दिया था। लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ के बाद भी रेखा जी ने अपनी फैशन स्टाइल और सिंदूर को कभी नहीं छोड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि रेखा जी सिंदूर बच्चन सर के लिए लगाती है, लेकिन रेखा जी का कहना था कि वो जहाँ से आती है वहाँ पर सिंदूर लगाना एक परंपरा है। लेकिन डीप डाउन तो सबने यही मान रखा था कि रेखा जी बच्चन सर के लिए ही सिंदूर लगाती है। What kind of love are you talking about? Real love? If you're looking for real love, you've chosen the hardest task of all. गाइस, ये थी रेखा जी की कंट्रोवर्शियल लव लाइफ स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।